हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए एग्जैक्टली नेफ्रॉन की पोजीशन किडनी में कहां पर होती है, कैसी होती है, यूरिन किस तरह से फॉर्म होता है। आज अपन पूरा डिटेल मैकेनिज्म स्टडी करने जा रहे हैं। ये टॉपिक एक अच्छा कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म और कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो लास्ट तक के आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन हमारे किडनी में होता है और ब्लड किस तरह से फिल्टर होता है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। You know that nephron consisting on capsule-like structure. This is called as Bowman's capsule. This is upper layer. Upper layer is made up of specialized cell. These specialized cells are known as podocyte cells. इन पोडोसाइट सेल में ऊपर जो वेवी शेप स्ट्रक्चर है, वेव शेप स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं फूट प्रोसेसेस। फूट प्रोसेस, ओके। एंड इन बिटवीन दिस पोडोसाइट सेल अ वेरी नैरो गैप, इसको हमने नाम दिया था स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट या फिल्ट्रेशन पोर भी कह सकते हैं। दिस इज इनर लेयर। नाउ आउटर लेयर is made up of again epithelial type of cell. This layer is called as visceral layer. इसको हमने नाम दिया था visceral layer, and this layer is known as parietal epithelial layer. Parietal layer. ये दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, this space is known as Bowman's space, or it is also called as Bowman's capsule. साइंटिस्ट के नाम रखा गया Bowman's capsule। इस स्पेस में फिल्ट्रेट आएगा ब्लड से, किस तरह से आएगा वही आज हमको स्टडी करना है। Now just below this Bowman's space some brush border epithelial cells are present. This brush border increase the surface area of the cell and they are responsible for reabsorption. 99% reabsorption होता है proximal convoluted tubule में। कई स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर reabsorption का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। आप कंसंट्रेशन से देखिए। तो दिस सेल्स फॉर्म अ वेरी नियरर ट्यूब टुवर्ड्स द Bowman's कैप्सूल। Bowman कैप्सूल के एकदम करीब का ट्यूब ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल ने फॉर्म किया, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से नैरो ट्यूब डेवलप हुई। दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रही है, और लिम्ब ऑफ हेनले लास्ट लेक्चर में हम ये देख चुके हैं। अगेन दिस सेम ट्यूब गेट मूव इन अपर डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। Descending limb of Henle, ascending limb of Henle. Ascending limb of Henle now will form a broad structure. This is broad or thick ascending limb of Henle. फिर ये broad limb और ऊपर जाएगा कंटिन्यू यहाँ से इस तरह, and it will again move up to the level of Bowman's capsule. ये ऊपर कहां तक जाएगा, Bowman's कैप्सूल की लेवल तक, and get fold with the same thickness. This is called as distal convoluted tubule, like this. Distal convoluted tubule continue into the collecting duct, and this collecting duct end to the papillary region. अब देखते जाइए कि एक किडनी जो होती है हमारी, उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं।
1 to 1.2 million nephron in one kidney, but we have two kidneys, so both kidneys collectively कितने नेफ्रॉन्स रहेंगे? दोनों किडनी मिला के 2 मिलियंस और 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स, ये क्वांटिटी ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज किडनी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ दिस नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स is present outside the dotted line. Now inside the dotted line this area is called as medulla, and medulla is again divided into two parts, outer medulla and inner medulla, like this. So this portion is what? It is cortex. This portion is outer medulla. Medulla का मतलब होता है सेंटर, and this much portion is inner मेड्यूला। ओके, अगर यहाँ पे हम रिनल पिरामिड ड्रॉ करें तो रिनल पिरामिड का जो कॉर्नर आएगा, मतलब पैपिलरी रीजन, और पैपिलरी रीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इस तरह से। ओके, और यहाँ से इमर्ज हो जाएगा आपका यूरेटर, जो यूरिन को लेकर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज Bowman's capsule. Attached to Bowman capsule there is a DCT. So this is distal convoluted tubule. Then limb of loop of Henle, descending. Descending limb के बाद में ये आ गया आपका ascending limb of loop of Henle, which comes to the level of Bowman's capsule and then form the distal convoluted tubule, DCT. This is what DCT. And distal convoluted tubule again goes down to form the collecting duct, and collecting duct end on the papillary region. तो आपका नेफ्रॉन स्टार्ट हुआ बॉमन्स कैप्सूल से, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ फनले धीरे धीरे डीप गई किडनी में, मेडुलरी रीजन में, इनर मेडुला तक, और फिर इनर मेडुला से वापस आया असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले, कॉर्टिकल रीजन तक, मतलब कॉर्टेक्स तक, अप टू द लेवल ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। फोल्डिंग हुई जिसे हमने नाम दिया डीसीटी। डीसीटी अगेन गो डीप अप टू द मेडुलरी रीजन and collecting tube is formed. This collecting tube get end in the renal papilla. ये जो ट्रायंगल है, आपको याद आता हो स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर चुके, कैसे रिनल पिरामिड कहेंगे। रिनल पिरामिड का जो ब्रॉड पोर्शन है कॉर्टेक्स की तरफ, दिस इज ब्रॉड पोर्शन इज कॉल्ड एज रिनल बेस एंड नैरो पोर्शन इज कॉल्ड एज रिनल पैपिला. So nephron is always starting from the cortex and end on the renal papilla. अब होगा क्या बच्चों कि यहाँ पर यूरिन फॉर्म होगा, देखिए यूरिन आ रहा है नीचे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ यूरिन. यूरिन किसे कहते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि यूरिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरिन. तो यूरिन इस ट्यूब में से देखिए ऊपर जाएगा, कंप्लीट नेफ्रॉन से ट्रैवल करेगा, और नेफ्रॉन से ट्रैवल करते हुए कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये ड्रॉप गिरेंगे यूरिन का. ओके, तो किडनी में जब आप देखेंगे तो यूरिन का ड्रॉप कहां से एलिमिनेट हुआ, एंड पॉइंट से, कलेक्टिंग डक्ट के ओपन एंड से. और ऐसे एक नेफ्रॉन नहीं है आपकी किडनी, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है. तो सभी नेफ्रॉन अपना अपना यूरिन पास करेंगे और वो यूरिन कलेक्ट होगा पैपिला रीजन में, पैपिलर से यूरेटर, और यूरेटर से फिर ट्रैवल होगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू मिक्चुरेशन, मतलब पासिंग ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी. सो दिस इज द introduction to the mechanism of formation of urea. Now we are going to discuss more detail about how urine is formed. So your topic is mechanism of formation of urine. We are studying about the mechanism of formation of urine.
This mechanism consisting of 3 steps. The first step is known as ultrafiltration. देखो अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही फाइन, बहुत बारीक बारीक चीजें जिसके होती है उसे कहते हैं अल्ट्रा. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स वेरी फाइन फिल्ट्रेशन. तो हाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेकिंग प्लेस, अब जरा ध्यान से देखिएगा. लेट अस कंसीडर दिस इज अ ब्रॉड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ a nephron like this. Okay. Above the visceral epithelial there is a basement membrane, and above the basement membrane this is afferent artery or afferent arteriole which takes blood towards the Bowman capsule, and this narrow diameter is efferent artery which takes blood away from the nephron. In this area, afferent artery divides into very fine segments. These segments are called as capillaries. Okay, and all this group of capillaries are collectively known as glomerulus. अब यहाँ पे आपको एक एक टर्म बहुत अच्छे से समझना है और उसके मैकेनिज्म पर गौर करना है, फिक्र करना है. तो इन ग्लोमेरुलस ब्लड इज कमिंग थ्रू द आफ्रंट आर्टरी. आफ्रंट जो ब्लड को लेकर आएगी, इफ्रंट जो ब्लड को लेकर जाएगी. तो इट इज इफ्रंट एंड दिस इज व्हाट आफ्रंट. बोथ आर द आर्टरीज, दोनों आर्टरीज. Efferent artery and this is afferent artery. तो afferent artery ब्लड को लेकर आती है, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर से पास होता है. अब ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होके नीचे जाएगा बाउमन कैप्सूल में. तो कौन सा पार्ट जाएगा? यहाँ पे दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिल्ट्रेट के ऊपर कि कौन सी चीज कैपिलरीज में से निकलकर बाउमन स्पेस में आनी चाहिए और कौन सी चीज ब्लड में से निकलकर बाउमन स्पेस में नहीं आनी चाहिए. देयर आर 2 क्राइटेरिया फॉर फिल्ट्रेशन. द फर्स्ट इज साइज ऑफ फिल्ट्रेटिंग पार्टिकल एंड सेकंड वन इज चार्ज ऑन द पार्टिकल. देखिए ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसे नदी में पानी फ्लो होता है वैसा ब्लड फ्लो हो रहा है. अब उस ब्लड के नीचे जो एंडोथेलियम है, कैपिलरीज के एंडोथेलियम सेल, उसमें होल से परफोरेशन से कौन सा मॉलिक्यूल नीचे आएगा? जिसकी साइज बहुत ज्यादा स्मॉल रहेगी. अब फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजिन, ये सब ब्लड के वो कंपोनेंट हैं जिनकी साइज लार्जर होती है. इसीलिए ये सारे कंपोनेंट जिनके नाम में भी लिया, ये ब्लड कैपिलरी से निकलकर बाउमन स्पेस में नहीं आ सकते. लेकिन इनके अलावा जितने कंपोनेंट हैं वो सब बाउमन स्पेस में आ जाएंगे. उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब कैपिलरी से निकलकर कहां गए? बाउमन स्पेस में. तो कैपिलरी से निकल के पास होना है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास होना है, फिर पोडोसाइट सेल से पास होके बाउमन स्पेस में आना है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके, नाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैविंग सम पैरामीटर ऑफ प्रेशर एंड सम पैरामीटर ऑफ रेट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछता है. तो फर्स्ट टर्म व्हिच वी हैव टू डील इज glomerulus filtration rate, GFR. All these are the parameter of ultrafiltration. तो क्या होता है GFR? GFR का फुल फॉर्म glomerulus, F for filtration rate. देखो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट मिनट, पर यूनिट आवर, पर यूनिट डे, पर यूनिट वीक, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट. एकदम आसान लैंग्वेज में आप इसको समझ लीजिए कि
1 मिनट में जितना ब्लड कैपिलरी से बाउमन स्पेस में आएगा उतने ब्लड को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाएगा। ओके, तो व्हाट इज जीएफआर? अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग, ब्लड पास हो रहा है कहां से कहां तक? कैपिलरीज टू बाउमन स्पेस। अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग फ्रॉम glomerular capillaries to the Bowman's space, that amount of blood collecting per unit minute is known as glomerulus filtration rate। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए कि amount of blood passing from, ब्लड पास हो रहा है कहां से भाई? फ्रॉम कैपिलरीज। अभी कैपिलरीज का लोकेशन कहां पर है? ये सब कैपिलरीज है, दीज आर द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। फ्रॉम कैपिलरीज टू, अब ब्लड को जाना कहां पर है? बाउमन्स स्पेस में, टू बाउमन्स स्पेस। So amount of blood passing from capillaries to Bowman's space per unit minute, or we can write in 1 minute। घड़ी लगा लीजिए, 1 मिनट में कितना ब्लड कलेक्ट होगा, फिर घड़ी स्टॉप कर दीजिए आफ्टर 60 सेकेंड। द कलेक्टेड अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग फ्रॉम कैपिलरीज टू द Bowman's capsule within 1 minute is called as GFR। तो इन 1 मिनट यहाँ पे कंपलसरी है। और जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो 1 मिनट में 125 ml ब्लड कलेक्ट होता है बाउमन्स स्पेस में, कैपिलरीज से। बाउमन्स स्पेस में कितना ब्लड आ रहा है? 125 ml आ रहा है 1 मिनट में। हमको 1 मिनट का रिस्ट्रिक्शन कंपलसरी है यहाँ पर, तो 125 ml पर मिनट इज अ जीएफआर। और इसको डेज में काउंट किया जाएगा तो इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर ऑफ ब्लड पर डे। सो दिस इज जीएफआर। अब कुछ फैक्टर हम स्टडी करते हैं जो प्रेशर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आफ्रंट आर्टेरियोल में से ब्लड आ रहा है नेफ्रॉन की तरफ। आफ्रंट आर्टेरी से कहा जाएगा ग्लोमेरुलस में, मतलब कैपिलरीज में। तो व्हाटएवर विद द ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस, जितना भी ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसे कहा जाएगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये एक एक टर्म आप ध्यान से समझ लीजिए। जीएचपी, कई स्टूडेंट बार बार सवाल पूछते हैं कि सर कौन सा प्रेशर से माइनस होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बाउमन कैप्सूल में फ्लूइड का प्रेशर कितना है, ग्लोमेरुलस में कितना प्रेशर है, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर आप अभी क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर आर्टेरियो एफरंट आर्टेरियो से भी आया ग्लोमेरुलस के अंदर। तो जितना भी प्रेशर ब्लड का होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड और सिंपली ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई, खत्म। एकदम सादी लैंग्वेज के अंदर मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई और ग्लोमेरुलस। दिस ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज जीएचपी। क्या फुल फॉर्म है भाई जीएचपी का? एक बार रिपीट करो, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड दिस प्रेशर इज मेजर्ड एज 55 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी। तो आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर गिनने के लिए मर्क्यूरी का जो एपरेटस होता है उसमें मर्क्यूरी यूज की जाती है। सो दैट इज मेजर्ड इन मर्क्यूरी। जीएचपी एक बार फुल फॉर्म रीड कीजिए, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आपको साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाना है, वीडियो पॉज करना है, फिर लिखना है, फिर प्ले करना है, फिर समझना है। आप किसी भी लैंग्वेज में समझने के लिए एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स है, डेफिनेशंस, प्रेशर, यूनिट, ये सब मैग्नीट्यूड आपको इंग्लिश में नोट करना है। तो जीएचपी
is blood pressure in the glomerulus. One thing, that is 55 mm of Hg. Now second type of pressure in the process of ultrafiltration is osmotic pressure. Okay, this is again important. What is osmotic pressure of the blood? देखिए यहां पर, इसको थोड़ा जूम कर देना. When blood is flowing, एक कैपिलरी को मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, and I am showing it by blue pen. When blood is moving from the capillaries, ये blood यहां से मूव हो रहा है, तो देखिए इस कैपिलरी में यहां पे जो सेल्स थे, इंडोथेलियम सेल्स, इनमें परफोरेशन था जिसको अपन ने फ्रेस्टेन नाम दिए थे. खैर परफोरेशन ही सही वर्ड है. अभी ये जो ब्लड का प्रोटीन है लार्जर साइज का, परफोरेशन से पास आउट नहीं हो सकता, पर यहां पे वो प्लाज्मा प्रोटीन रुक जाएगा, अटक जाएगा, प्लग हो जाएगा. मैं फिर से दोहराता हूं, ब्लड का प्रोटीन कंप्लीटली पास आउट तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ प्रोटीन ब्लड कैपिलरी के ये इंडोथेलियम सेल्स है, इंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज. ये कंप्लीट एक सेल है, इसमें होल है आर पार, एंड दिस होल इज कॉल्ड एज परफोरेशन. इस परफोरेशन में प्रोटीन आकर के अटक गया, प्लाज्मा प्रोटीन अटक गया. तो प्रोटीन के अटक जाने की वजह से अब जो फिल्ट्रेट है वो नहीं आ सकता. मतलब प्लाज्मा प्रोटीन ने क्या किया कि फिल्ट्रेशन का अपोजिशन किया. दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड. So what is osmotic pressure? The pressure offered by plasma protein to oppose the glomerulus filtration or glomerulus hydrostatic pressure. मतलब देखिए ये जो osmotic pressure of blood है, ये किसका अपोज कर रहे हैं? GHP का, क्योंकि ये जो ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो हो रहा है वो प्रेशर है GHP, और GHP को रोक दिया किसने? प्लाज्मा प्रोटीन ने. प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर GHP के अगेंस्ट काम कर रहा है. प्लाज्मा प्रोटीन के इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा. सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन which oppose the glomerular hydrostatic pressure, and this pressure is measured as 30 mm of Hg. क्लियर? तो कौन सा प्रेशर कौन से प्रेशर के अपोज में काम कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड वर्क अगेंस्ट द ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. Third type of pressure in the process of ultrafiltration is capillary hydrostatic pressure, or it is also called as capsular hydrostatic pressure. Capsular hydrostatic pressure, बोलिए एक बार. Yes, capsular hydrostatic pressure. This pressure is built up in the filtrate. अभी देखिए ब्लड से फिल्टर होने के बाद में जो भी लिक्विड बाउंस स्पेस में आ गया है, इस कंप्लीट लिक्विड को कहा जाएगा फिल्ट्रेट. ओके, फिल्ट्रेट के लिए दूसरी एक और टर्म हमारे पास में है, दैट इज ट्यूब्यूलर फ्लूइड. तो ट्यूब्यूलर फ्लूइड किधर आ गया? बाउंस स्पेस में. अब ये फ्लूइड आने वाले ब्लड का फिर से अपोजिशन करेगा कि भाई ऑलरेडी मैं यहां पर हूं, सैचुरेटेड स्टेट के अंदर हूं, अब नया ब्लड या नया फ्लूइड ना आ पाए, तो कैप्सूल के अंदर का फ्लूइड आने वाले फ्लूइड का क्या करेगा? यस, अपोजिशन करेगा. और आने वाला फ्लूइड कौन से प्रेशर से आ रहा है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आ रहा है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर ने भी अपोज किया, और कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है इसने भी अपोज किया GHP को. तो कैप्सूल के अंदर फ्लूइड एंड फ्लूइड अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट द GHP. दिस प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, which is measured at 15 mm of Hg. So what is CHP? It is a
pressure of filtrate which oppose, किसको अपोज करेगा भाई? GHP को. Osmotic pressure also oppose the GHP. CHP also oppose the GHP. The value of CHP is measured as 15 mm of Hg. अब फाइनली आपका जो फिल्ट्रेट है यहां पे कुल मिलाकर के रिजल्टेंट प्रेशर कितना है, उस रिजल्टेंट प्रेशर को आप रिजल्टेंट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कह सकते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कह सकते हैं. यहां पर मैं कोशिश करता हूं लिखने की, दैट इज नेट और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. मतलब सब कैलकुलेट करने के बाद, सब प्लस माइनस करने के बाद जितना प्रेशर बचेगा दैट इज योर नेट और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज इक्वल टू का साइन. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल्स टू और इफेक्टिव प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल्स टू. अब कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, सारे प्रेशर का कैलकुलेशन करना है. तो सबसे पहला आपके पास में कौन था? GHP. ओके, इसका अपोजिशन किसने किसने किया अभी? तो इसका अपोजिशन किया ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दोनों ने मिलकर अपोजिशन किया. तो दो लोग एक लोग के अपोजिशन में, तो दोनों को एक जगह जमा कर दीजिए और जिसके अपोजिशन है वो अकेला. तो GHP अकेला है और दोनों मिलकर के GHP का क्या किया? माइनस मींस अपोजिशन. अब वैल्यूज पुट अप करने का वक्त आ गया. तो GHP का वैल्यू है 55 mm of Hg माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलरेडी मेजर किया हुआ है 30 mm of Hg एंड CHP इज 15 mm of Hg 15. तो इट विल बिकम 55 minus 45. ओके, एंड इट विल फाइनली बिकम व्हाट? 10. यूनिट इज mm of Hg. So this is your net pressure in the filtrate. इस फिल्ट्रेट का नेट प्रेशर कितना होता है? 10 mm of Hg. सब कैलकुलेट कर लेने के बाद. So this is your अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अभी डायग्रामेटिकली आप देखेंगे तो यहां पर जो अफ्रंट एंड इफ्रंट आर्टरीज है, ब्लड आया भी और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां तक हो गया, मतलब सिर्फ बॉमर्स कैप्सूल तक. अब पीसीपी में कैसा जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नोट डाउन करेंगे. अभी आपको इसका कंप्लीटली नोट्स बनाना है. बोर्ड पर जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है उसके स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स बना सकते हैं. इसका एनसीईआरटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में से रिवीजन करना है और बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है. होप दैट योर